कांग्रेस वालों ने एक वक्फ बोर्ड बना दिया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को लूटने का एक बहुत अच्छा जरिया बना दिया और वहां पे पावर भी दे दी वक्फ बोर्ड को कि भाई वो जिनकी जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ रखेंगे वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी और आप क्लेम भी नहीं कर सकते, आप कोर्ट के अंदर जाकर लड़ भी नहीं सकते। आप हिंदू वक्फ बोर्ड बना दीजिए। जिस दिन आप अनाउंस कर देंगे ये सारे 9 लाख 10 लाख जो उनके पास एकड़ों की जगह है वो बोलेंगे जी मस्जिद हम तोड़ने वाले हैं। आप सोचकर देखिए, अभी एक पुल बना है, पुल के ऊपर भी इन्होंने एक मजार बना दी और ये बोलते हैं कि ये मजार पहले से थी, यानी कि मजार इन्होंने हवा में बनाई थी, बाद में पुल तो गलती से इनकी मजार के नीचे बना दिया गया। मुद्दा एक ही है, सब इलीगल है और ये कौम ऐसी है छीना चपटी तो इनको 1400 सालों से सिखाई गई है। मेहनत कभी करते नहीं है। पंक्चर लगाने जाइए तो ये 5 पंक्चर लगा देते हैं एक पंक्चर के ऊपर। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है बहुत चर्चित सुमित जैन जी। आपने बहुत बार इनको अलग अलग पॉडकास्ट पे, अलग शोज के ऊपर देखा होगा, लाइव न्यूज चैनल्स के ऊपर देखा होगा और आज हमारा सौभाग्य है कि सुमित जैन जी हमारे साथ है। इत्तेफाक से हमारा नाम भी सेम ही है, सुमित जी। सुमित जी धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए। सुमित जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी हम अभी मोदी जी की यूएसए की यात्रा हुई है, वहां पर डोवाल जी नहीं गए थे। हमेशा वो कंपनी करते हैं, साथ देते हैं, साथ में रहते हैं। मोदी जी के साथ अब की बार डोवाल जी का नहीं जाने का, इस बात का क्या मतलब है, क्या परिचय है? देखो, पहली बात यह है कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी डर गए क्योंकि डोवाल जी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया था, तो इसलिए मोदी जी डोवाल जी को साथ में लेकर नहीं गए हैं। मतलब कि ये बोलने की कोशिश की जा रही है इंडियन मीडिया के अंदर, क्योंकि हमारा बिका हुआ मीडिया है, कि जी डोवाल जी डर गए, मोदी जी डर गए और डोवाल साहब वहाँ पर गए नहीं हैं। पहली बात ये है कि ना तो मोदी डरने वाले हैं किसी एक छोटी मोटी एफआईआर के और ना ही डोवाल जी डरने वाले हैं। डोवाल जी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे लोगों की पैंटें गिल्ली होनी शुरू हो जाती हैं। तो पहली बात यह है कि डोवाल जी के पास और बड़े मुद्दे थे जिसके ऊपर काम करना था। मोदी जी को एक इंडिकेशन मिल गया था कि अमेरिका हमें बेवकूफ़ बना रहा है, वो हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, हमारा एक जैसे बोलता कि मैं थोड़े नाल है, चिंता ना करो, लेकिन पीछे से हमारी यहाँ पर रजीम चेंज करने की भी कोशिश करता रहता है। मोदी जी को जब पता लगा, उन्होंने डोवाल जी को एक दूसरा काम दे दिया कि तुम फ्रांस जाओ और फ्रांस जाकर एक बहुत बड़ी डील को तुम साइन करके आओ। डोवाल जी ने वहाँ पर जाकर फ्रांस के जो मैक्रॉन है उनके साथ एक डील का बात कर ली है, जहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ अमेरिका ने हमें ट्रांसफ़र करनी थी, वो बेशक फाइटर जेट्स के इंजन्स हों, बेशक वो सबमरीन्स हों, वो सारी डील्स हमने अमेरिका के पीछे लगने की सोच ली है कि हम अमेरिका की वेट नहीं करेंगे। 2 साल से वेट कर रहे हैं, इतना सा भी फाइलें आगे चली नहीं हैं और यहाँ पर फ्रांस ने हमें बोल दिया मैं सारी ट्रांसफ़र आपको टेक्नोलॉजीज़ करने को तैयार हूँ। इवन कि वो सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सबमरीन्स हो, न्यूक्लियर पावर्ड, वो फाइटर जेट के इंजन्स हो, इवन कि अंडर वाटर ड्रोन्स हो, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमें ट्रांसफ़र करके मेक इन इंडिया में वो भारत में ही बनाया जाएगा। साथ में उसने ये भी बोल दिया कि अगर आप भारत में बनाएंगे, हमारे से परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, कल को वो टेक्नोलॉजीज़ आप अपग्रेड भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे से बिना पूछे हुए। इसी कामों के लिए डोवाल जी को अमेरिका नहीं लेकर जाया गया। अमेरिका को तमाचा लगाना था, वो लगा दिया है और आज अमेरिका को ये समझ आ गई कि अगर हमने भारत के साथ मिलकर काम नहीं किया, हम इररेलेवेंट हो जाएंगे और यही मोदी जी की चीज़ें हैं जिससे अमेरिका को डर लगता है। मोदी जी अमेरिका से डर जाए उस डीएनए के, वो है नहीं, और डोवाल साहब वो एक अपनी ही दुनिया में रहते हैं और उनकी दुनिया है भारत को सेफ रखना। मोदी जी अब तक काम करते रहे कि अभी भारत को सेफ रखना है, अभी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अगले 30-40 सालों तक मैंने भारत को सेफ रखना है, इसीलिए डोवाल जी के साथ ये सारी डील्स हमने करवाई हैं। सुमित जी, ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी हम लोगों के साथ डील की है उससे हमारी जो सुरक्षा क्षमताएं हैं, आपने बोला कि 30 साल, क्या आपको लगता है कि इतना जो स्पीड से जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये प्रैक्टिकल भी है, इतने देर तक हमारी क्षमताओं में कितना सुधार हो पाएगा? देखिए, होता क्या है सुमित जी कि जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है उसकी एक लाइफ होती है, एक शेल्फ लाइफ होती है। जैसे हमने राफेल खरीदे, उसकी शेल्फ लाइफ है 25-30 साल की, अभी उसको खरीदे हुए हमें 2-3 साल हो गए हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजीज़ जिसकी फाइटर जेट्स की जो इंजन्स हैं, सबमरीन्स हैं, इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, इसको भारत में आएगा
प्रोटोटाइप बनेंगे, प्रोटोटाइप के बाद माल बनना शुरू होगा, 10-15 साल का टाइम निकल जाएगा। यानी कि तब तक हमारे जो राफेल्स हैं वो भी 15-20 साल पुराने हो चुके होंगे। तो जब तक ये पुराने होंगे तब तक नए फाइटर जेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में लेके आ गए हैं कि पुरानी टेक्नोलॉजीज को हम आउटडेट करते रहेंगे, नई वाले के साथ उसको रिप्लेस करते रहेंगे, और ये अपग्रेडेशन रेगुलरली ये चलती रहेगी। तो ये जो लोग बोलते हैं कि भाई 40 साल की अब बात कर रहे हैं, भाई जो 15 साल के बाद चीज़ आएगी उसकी अगली लाइफ भी तो 25-30 साल की है। दैट मीन्स आज 15 साल हमने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए राफेल लेने के बाद। शॉर्ट टर्म के लिए हमने कंट्री को सिक्योर कर लिया, और लॉन्ग टर्म के लिए हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर ली है। तो इसमें इससे बढ़िया बात शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के आज तक कभी सोची ही नहीं थी। भाई हमारे तो कांग्रेस के टाइम पर यह हाल होता था कि आज पकाना है और आज रात को खाना है, और कल सुबह देखेंगे किसको लूटना है और कैसे अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस की, इसको कैसे चलाना है। मोदी जी जो बजट देते हैं आज की डेट में, वो 1 साल का बजट नहीं देते, वो कहते हैं कि अगले 25 सालों में हमने ये काम करने हैं। बजट भी 25 साल का आता है, और जो ये एग्रीमेंट्स करे हैं वो आज के लिए नहीं करे, वो अगले 30-40 सालों के लिए करे हैं। और इससे जो हमारी क्षमता है वो इतनी बढ़ने वाली है कि अब दुश्मनों ने भी बॉर्डर से पीछे हटना शुरू कर दिया है। अभी तो हमने डील साइन करी है और दुश्मन ऑलरेडी बॉर्डर से पीछे हट गए हैं। सोच कर देखिए, जिस दिन ये सारा कुछ भारत में बनना शुरू हो जाएगा, मुझे लगता है उन्होंने कंट्री भी हमारे नाम पे कर देना है। सुमित जी, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि दुश्मन पीछे हटना चालू हो गया और कंट्री भी नाम हो जाएगी, लेकिन एक फ्रंट की बात हमेशा इससे पहले हमारे जो सीडीएस थे वो भी करते थे, जो आधा फ्रंट है। अभी एक हाल फिलहाल में एक मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठा हुआ है, वक्फ प्रॉपर्टीज का। आपको क्या लगता है कि भारत की जो सरकार है वक्फ प्रॉपर्टीज को अपने उसमें लेकर के कब्जे में लेकर के क्या इस भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगी? पहली बात है कि आपको वक्फ बोर्ड के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, वो आग लगाएंगे, आप फिर पीछे हट जाएंगे। आपको तो सिंपल काम करना है। आपको मालूम है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी इलीगल हैं, टेक ओवर की गई हैं। हमारे मंदिरों को तोड़कर, हमारे हिंदुओं के घरों को लूट कर उन्होंने उसके अंदर एक गंदी सी मस्जिद बना दी, और उसके बाद बोल देते हैं कि यहाँ पे मस्जिद बन गई है, अब इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा ही काम है, आपको बड़ा सिंपल सिस्टम करना है। आपको हिंदू वक्फ बोर्ड बना देना चाहिए कि जहाँ पर हिंदू हाथ रहेगा वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। जिस दिन आप ये काम करेंगे वो अपने आप अपनी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके हवाले कर देंगे। आपको अपनी लाइन खींचनी है। आप हमेशा कैचिंग पोजीशन में क्यों रहते हैं? जब सामने वाले ने कांग्रेस वालों ने एक वक्फ बोर्ड बना दिया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को लूटने का एक बहुत अच्छा जरिया बना दिया, और वहाँ पे पावर भी दे दी वक्फ बोर्ड को कि भाई वो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ रखेंगे वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, और आप क्लेम भी नहीं कर सकते, आप कोर्ट के अंदर जाकर लड़ भी नहीं सकते। आपको वक्फ के बोर्ड के अंदर जाकर ही लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है, आप हिंदू वक्फ बोर्ड बना दीजिए। जिस दिन आप अनाउंस कर देंगे, ये सारे 9 लाख 10 लाख जो उनके पास एकड़ों की जगह है, ये सारी की सारी आपके पास वो खुद पेपर लेकर आएंगे। पेपर तो उनके पास है ही नहीं। वो बोलेंगे जी मस्जिद हम तोड़ने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में अभी संजौली में उन्होंने अपनी मस्जिद खुद तोड़ी है, ऐसे ही पूरे भारत में वो लाखों मस्जिदें तोड़कर ज़मीनें आपको देने वाले हैं। आप हिम्मत तो कर अपना बोर्ड बनाइए। अब उसके बाद देखिए मज़ा, ये कैसे ये डरपोक कौम खुद भागती हुई फिरेगी इस देश से, लेकिन उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये बुलडोज़र से, और ये बोलने के लिए कि भाई हम तो वक्फ बोर्ड की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम ले लेंगे, आप ले ही नहीं सकेंगे। क्योंकि आपने लोकतंत्र का काम करना है, उन्होंने भीड़ तंत्र यूज़ करनी है। भीड़ में आएंगे, पत्थरबाजी करेंगे। वो तो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं, कैसे रोकेंगे आप? मिलिट्री को लेकर आएंगे, उसके बाद भी वो दंगे करेंगे। आपको अपनी लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये हिम्मत की बात है। इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं गवर्नमेंट के अंदर जब भी मेरी मीटिंग होती है, आपको अपनी एक लाइन खींचनी पड़ेगी। वक्फ प्रॉपर्टी को लेने की आप हिम्मत भी करोगे, कुछ नहीं होगा। आप अपना हिंदुओं का वक्फ बोर्ड बना दीजिए, और हम हिंदू जहाँ पर हाथ रखेंगे वो प्रॉपर्टी हमारी होगी। हम आपको दिखाते हैं कि इनके 10 लाख एकड़ जो है इनके पास, वो कैसे छीना जाता है। सुमित जी, आपने अभी बताया कि स्थिति कितनी विकट है। मैं ये जानना चाहूंगा कि इन मस्जिदों का कब्जा करने का कारण क्या है, और इसका कोई इतिहास भी है? देखो, पहली बात यह है कि आपको सबको पता है कि ये सारी जगह हिंदुओं की थी।
ये जगह ही, कंट्री ही हिंदुओं की है, सनातनियों की है। इन्होंने क्या किया, जहाँ पर मन किया वहाँ पर हिंदुओं के लोगों को तंग किया, बहू बेटियों को तंग करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, अगवा करना शुरू कर दिया। वहाँ से हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया गया। जब हिंदू वहाँ से जगह को छोड़कर चले गए अपनी इज्जत को बचाने के लिए, इन्होंने उनके घरों को टेक ओवर किया। और क्योंकि वो घर इलीगली ऑक्युपाइड थे, उसके अंदर कोई मज़ार बना दी, कोई मस्जिद बना दी और एंक्रोचमेंट करते रहे। ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई होते रह गए उस एरिया में। इसलिए ये मस्जिदें, जो सो कॉल्ड मस्जिदें हैं, ओरिजिनली या तो हमारे मंदिर थे या हिंदुओं के घर थे। इसलिए वापस लेना बड़ा ही आसान है, क्योंकि जो अधिवेशन है, जो ये अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, उसमें एक ही चीज़ है कि आप अपनी ओनरशिप के लैंड डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाइए। और अवस्थी ने तो ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया, हमारे पास तो जगह के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये तो हज़ारों सालों से हमें दान में दी हुई थी। यानी कि आप सोचकर देखिए, अभी एक पुल बना है, पुल के ऊपर भी इन्होंने एक मज़ार बना दी और ये बोलते हैं कि ये मज़ार पहले से थी। यानी कि मज़ार इन्होंने हवा में बनाई थी, बाद में पुल तो गलती से इनकी मज़ार के नीचे बना दिया गया। तो ये बोलते हैं ये मज़ार जो है ये तो हज़ारों सालों से थी यहाँ पर। पुल अभी बना है 2023 में, मज़ार 1000 साल पहले से हवा में लटक रही थी। तो इनकी जो है तर्क ज़ीरो है, उसके पीछे कोई भी तर्क नहीं है। मुद्दा एक ही है, सब इलीगल है, सब एनक्रोचमेंट्स हैं। और ये कौम ऐसी है जो कभी भी मेहनत से कमाने के हक में नहीं रहती। छीना चपटी तो इनको 1400 सालों से सिखाई गई है कि आप मुसलमान हैं, आपको हक है कुछ भी छीनने का। तो ये वही काम करते हैं, मेहनत कभी करते नहीं है। पंक्चर लगाने जाइए तो ये 5 पंक्चर लगा देते हैं एक पंक्चर के ऊपर। तो इनका ये डीएनए है। इसलिए इनसे अब आपको अपनी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, जो हमारे से छीनी गई हैं, अब इनसे छीनने का टाइम आ गया है। उसका रीज़न क्या है? एक, वो प्रॉपर्टी हमें बिलोंग करती है। दूसरा एक और रीज़न भी है, जहां पर भी इनकी मज़ार या मस्जिद बनती है, आप सोच के देखिए, उस एरिया के रेट ज़ीरो हो जाते हैं। कोई भी वहां पर प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार ही नहीं होता। जबकि हमारा जब मंदिर बनता है, वहां पर इकोसिस्टम देखिए कितना बढ़ जाता है। आज राम मंदिर बना है, वहां पर ज़मीन नहीं मिलती है। 10-15 किलोमीटर के डायमीटर में आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती। करोड़ों रुपए का रेट हो गया है, जहां पर ज़ीरो रेट था। तो यही चीज़ होती है, जब मंदिर बनता है तो इकोसिस्टम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और जब ये मस्जिद बनती है, वहाँ पर गंदगी फैलती है। इसलिए ये सारी चीज़ें तोड़नी भी ज़रूरी हैं और वापस लेनी भी ज़रूरी हैं। सुमित जी, एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर ये कानून बन जाता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? आपको लगता है ये कुछ प्रभाव ये दिखा भी पाएगा? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, अभी एक पहल हुई है, 75 सालों में तो कभी किसी ने पहल करी नहीं है। जब पहली बार पहल करी है तो पहली बार रिएक्शन भी आएगा, और इसके ऊपर जब रिएक्शन आएगा तो एक्शन भी लाजमी है। और हमारे पास लीडर्स ऐसे हैं, जैसे कि बिस्वा जी हैं, इधर हमारे पास योगी महाराज हैं, उधर से अमित शाह हैं, डोवाल जी हैं। ये हार्ड लाइनर्स हैं। इन्हें मालूम है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ की जाती है तो उससे पहले दंगे फसाद होने का पूरा आशंका होती है। आपको क्या लगता है, राम मंदिर का एक मंदिर बनना शुरू हो गया, मंदिर बनकर तैयार भी हो गया, मक्खी नहीं मरने दी। 370 वो बोलते थे ख़त्म करोगे तो खून की नदियाँ बहेंगी। क्या हुआ? दोबारा से एक मच्छर भी मरने नहीं दिया। अब इस बार मस्जिदें तोड़ी भी जाएंगी और इसको लिया भी जाएगा। और ये करना हमारे देश के हक में भी है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ यहाँ पर गज़वे हिंद का एक नारा लेकर बैठे हैं। अगर ये भारत का पार्ट बनने की कोशिश करते, यहाँ पर जो तरक्की हो रही है उसका पार्ट बनने की कोशिश करते, यहाँ पर जो रेलवे लाइन है उनको उड़ाने की जो इनकी मंशा है रोज़, कि यहाँ पर कहीं विदेश की तरक्की ना हो जाए, अगर उसको रोकने की ये कोशिश ना करते, हम भी इनके पीछे नहीं पड़ते। ये इंसान नहीं बन सकते, ये जानवर हैं। क्योंकि मस्जिद ये जो मदरसों में ये पागलपन की जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके चक्कर में ये कभी भी इंसान नहीं बनेंगे। इसलिए इनके साथ वही हाल करना चाहिए कि जहाँ पर इन्हें ये पागलपन का रस पिलाया जाता है मस्जिदों में और मदरसों में, वो बंद करना आपके हक की बात है। उसके बिना आप तरक्की नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी भी है। इसलिए अब ये पहली बार एक एक्शन लिया जा रहा है। इसके पीछे कुछ कुर्बानी हमें भी देनी पड़ेगी, हम हिंदुओं को। हम हमेशा सेफ नहीं रह सकते जब हमारी अब गर्दन तक हाथ आ चुका है इन मुसलमानों का। आप देखिए, जहाँ जहाँ पर इनकी 40% या 45% पॉपुलेशन हो गई है, वहाँ पर हमेशा आपको MLA MP मुसलमान ही दिखेगा। ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते हैं। तो इसलिए जब वो उनका आदमी आता है तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पर हिंदुओं को छोड़कर भागना पड़ता है। अगर ऐसे ही हम भागते रहे
जम्मू कश्मीर हमने छोड़ दिया, बंगाल छोड़ते जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में खाली हो गए हैं, केरला में भाग गए हैं, कर्नाटका इनके पास आया है, कांग्रेस के पास, वहाँ से हिंदुओं ने भागना शुरू कर दिया। मैं अभी हिमाचल गया था पिछले हफ्ते में, मैं हिंदुस्तान में था, तब हिमाचल में देखा कि वहाँ पर सब जगह पे आपको ये बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी वाले आपको दिखने शुरू हो गए। वहाँ पर कभी भी आपको ये दिखते नहीं थे, अब हर जगह पे आपको यही दिखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है, इनको वहाँ पर बसाया जा रहा है, जंगलों में जगह इनको दे दी गई है। तो इनको रोकना बहुत ही ज़रूरी है, और ये जो पहल है इसके बाद क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो अंजाम तक भी लेकर जाएंगे। मोदी जी ऐसे ही ईंट नहीं फेंकते हैं पानी में। सुमित जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में पूछना चाहूंगा। सरकार प्रयास तो बहुत करती है, क्या आपको लगता नहीं न्यायपालिका की तरफ से कुछ अड़चन आएगी? न्यायपालिका जो अभी उन्होंने जो डिमोलिशन है उसके ऊपर भी रोक लगा दी, जो इनलीगल डिमोलिशन है उसके ऊपर भी रोक लगा दी, जैसे हल्द्वानी के अंदर। आपको लगता नहीं न्यायपालिका की तरफ से कुछ रोक लगेगी इस चीज के ऊपर, हमारे खिलाफ ही होगा, ऐसा लगता है? देखो, न्यायपालिका के ऊपर आपको भी मालूम है कि जहाँ से पैसे मिलते हैं ये वहीं पे जाकर उसकी फेवर में ये जजमेंट दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर हाथ डाला गया है, अब न्यायपालिका के ऊपर भी हाथ डाला जाएगा। उसका उदाहरण है कि जब गणपति का टाइम चल रहा था, मोदी जी का सीजीआई के घर में जाना, वहाँ पर पूजा पाठ करना और एक मैसेज देना कि इनफ इज़ इनफ, अब मैं अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाऊँगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। ये फोटो ऑप्स जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनफ इज़ इनफ अब तो पूरा देश बोलना शुरू हो गया है कि कैसे हो सकता है कि कोई भी काम हम इस कम्युनिटी के अगेंस्ट करना लगते हैं, इनको सीधा करने के लिए न्यायपालिका बीच में आ जाती है। अब उसमें कुछ कसूर इनका भी नहीं है। जो कांग्रेस के टाइम पर जो रूल्स बनाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हिंदुओं के खिलाफ थे और सारे मुसलमानों के फेवर में हैं। जब किसी जज से बात करते हैं आप, वो बोलते हैं कि वी वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसलिए मोदी जी बार बार बोल रहे थे इस अब की बार 400 पार, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत थी, लेकिन हम हिंदुओं ने 33 करोड़ हिंदू बाहर निकला ही नहीं वोट देने के लिए। और दूसरी तरफ वो बंदर वाले टोपी वाले 99% लोग बाहर गए और उन्होंने सभी ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस ने बोल दिया था कि मैं गज़वे हिंद का सपना आपका पूरा करूंगा, हिंदुओं से छीन कर सब कुछ आपको दे दूंगा। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया। अभी आते हैं जो न्यायपालिका है, इसके अंदर चेंजेस, स्वीपिंग चेंजेस आएंगे। ऑलरेडी जो नया हमारा जो न्याय सिस्टम है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है। विद इन 3 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक इनको जजमेंट्स देनी पड़ती हैं, और इसके ऊपर रोक और लगाम अब लगाने का टाइम आ गया है। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। मोदी जी को मालूम है कि मुझे कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो न्यायपालिका को सीधा करना ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे बड़ा है इनका जो कॉलेजियम सिस्टम, इसके ऊपर काज गिरने वाली है। आप देखते रहिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उसके बाद जो हमारे साथ अन्याय हुआ है इस देश में बिकॉज ऑफ कांग्रेस पॉलिसीज, पिछले 75 सालों में हमें हिंदुओं को कभी भी न्याय मिला ही नहीं, ये अब मिलेगा। चीन के बारे में पूछना चाहूंगा। चीन अब हमारे लिए खतरा है, क्या उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? कभी तो वो हमारी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ दिखता है, कभी हाथ हमारी गर्दन तक बढ़ाता हुआ दिखता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाइना ने अभी आपके साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वो आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, और बिजनेस करने की अगर आपने एक पहल करी है चाइना ने, तो आपने बोल दिया बॉर्डर से पीछे हटो, हम आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। जब चाइना बॉर्डर से पीछे हट गया, हमने भी एग्रीमेंट कर लिया चाइना के साथ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में हम एंट्री देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भारत में अभी डेवलप नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है आज भी, तो इसलिए हमने चाइना को एंट्री दे दी। उसके बदले में वो बॉर्डर से पीछे हट गए। अभी वो चाहता है कि अब हमारे यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर की मार्केट है उसमें वो एंटर करना चाहता है। सेमीकंडक्टर की मार्केट के लिए हमने कुछ और कंसेशंस चाइना से मांगे हैं, वो मैं किसी और टाइम बताऊंगा जब पूरा हो जाएगा। और उसमें एक इंडिकेशन दे देता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, और हमने चाइना को बोल दिया बीच में इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बिजनेस चाहिए, भारत की मार्केट हम खोलने को तैयार हैं।
जो कुछ भी हम करना चाहें पाकिस्तान के साथ, वो हमें करने की परमिशन चाहिए, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर हाँ भी कर दी है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट आजकल बंद है, ट्विटर चलता नहीं है, फेसबुक ब्लॉक्ड है, और वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा स्लो कर दी गई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ बहुत बड़ा भारत उनके ऊपर करने वाला है। तो चिंता मत कीजिए, चाइना के साथ जो एग्रीमेंट्स हमारे हुए हैं वो भारत की फेवर के हैं। और चाइना अभी एक जो चाइना की हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है इकोनॉमिकली, उसे मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और चाइना कभी भी पाकिस्तान जैसे जानवर के लिए भारत की मार्केट को छोड़ना पसंद नहीं करेगा। सुमित जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच।